हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं हेमंत केसरवानी और आज मैं आप लोगों को विद्युत धारा चैप्टर का अगला भाग पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूं। और आज के इस भाग में हम लोग किरचॉफ का नियम पढ़ने वाले हैं। और आप सभी को तो पता ही है कि चाहे फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो, उनके बड़े से बड़े कॉन्सेप्ट को हम लोग फोटो और कहानियों के जरिए बहुत ही आसानी से समझ लेते हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज का टॉपिक क्या है वो सामने बोर्ड पर आप सभी को लिखा हुआ दिख रहा होगा, फिर भी मैं इसे एक बार पढ़ देता हूं। तो आज का टॉपिक है किरचॉफ का नियम। इंग्लिश में क्या बोलेंगे? किरचॉफ लॉ। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं किरचॉफ का नियम क्या है, और किरचॉफ के नियम पर आधारित कुछ आंकिक प्रश्न भी करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है। बहुत लोगों को ये किरचॉफ का नियम नहीं लगता, बल्कि खतरनाक का नियम लगता है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि बहुत सारे बच्चों को किरचॉफ का नियम समझ में ही नहीं आता, और कुछ को समझ में आता है तो किरचॉफ के नियम पर आधारित वो न्यूमेरिकल्स यानी आंकिक प्रश्न को हल नहीं कर पाते। तो इसलिए ये नियम जो है उनको खतरनाक का नियम लगता है। तो मेरा आप लोगों से ये वादा है कि आज का ये वीडियो देखने के बाद आपको किरचॉफ का नियम और इससे संबंधित आंकिक प्रश्न दोबारा कभी समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज के इस वीडियो के बाद ही आप किरचॉफ के नियम पर आधारित हर एक आंकिक प्रश्न को, बड़े से बड़े आंकिक प्रश्न को आसानी से कर लोगे। तो चलिए, काफी सारी बातें हो गई, अब हम लोग अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि किरचॉफ के कुल दो नियम हैं। पहला नियम या प्रथम नियम, उसे हम क्या बोलते हैं? संधि नियम बोलते हैं। और दूसरा नियम या द्वितीय नियम वो क्या कहलाता है? लूप नियम कहलाता है। तो एक एक करके दोनों नियमों को पहले हम लोग समझेंगे, ठीक है? तो आइए प्रथम नियम से शुरुआत करते हैं। तो यहां हेडिंग लिख लेते हैं प्रथम नियम, ठीक है? तो प्रथम नियम को मैंने क्या बताया आपको? क्या बोला जाता है? संधि नियम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? संधि नियम, ठीक है? तो इसको संधि नियम क्यों बोलते हैं और ये नियम है क्या, इसका कथन या स्टेटमेंट क्या है, कहानी क्या है, आइए उसको लिख लेते हैं। तो कथन ये कहता है कि किसी भी परिपथ में, किसी भी परिपथ में किसी संधि पर, किसी संधि पर समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, ठीक है, बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है, ठीक है? शून्य होता है। तो कथन जो है काफी आसान सा है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखा हुआ है, ठीक है? लेकिन इसमें एक शब्द का प्रयोग बार बार हो रहा है और वो है शब्द संधि, ठीक है? तो संधि क्या है पहले आप इसे समझ लो। तो परिपथ में वो बिंदु, किसी सर्किट में, किसी परिपथ में वो बिंदु जिस बिंदु पर भिन्न भिन्न दिशाओं से या अलग अलग दिशाओं से धाराएं आकर वहां मिलती हैं, या उस बिंदु से चलकर भिन्न भिन्न दिशाओं में, अलग अलग दिशाओं में धाराएं जाती हैं, उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं? संधि बोलते हैं। देखिए, इसको फोटो के जरिए देखिए आप लोग, कि जैसे कि मान लीजिए कि ये पॉइंट है किसी परिपथ में, ठीक है? ये बिंदु है किसी परिपथ में, और इस बिंदु पर मान लेते हैं कि इधर से धारा I1 आ रही है, ठीक है? बात क्लियर? और आपका इधर से धारा आपकी I2 आ रही है, ठीक है? और इधर से जो आपकी धारा I3 आ रही है, ठीक? और क्या है आपका, इस पॉइंट से कुछ धाराएं जा भी रही हैं, जैसे कि ये धारा जो है I4 बाहर जा रही है, और ये धारा जो है आपकी I5 ये भी जा रही है। तो यहां पर आप देख रहे हो
कि परिपथ के इस पॉइंट से क्या हो रही हैं कि भिन्न भिन्न दिशाओं में धाराएं जा रही हैं और भिन्न भिन्न दिशाओं से इस बिंदु पर धाराएं आ रही हैं। तो इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे संधि। क्या बोलेंगे? संधि बोलेंगे। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में जंक्शन बोलेंगे। बात क्लियर है? हिंदी में संधि, अंग्रेजी में जंक्शन बोलेंगे। ठीक, तो पहला नियम यही कहता है कि इस संधि पर जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग होता है वो शून्य होता है। या इसी कथन को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, अथवा मतलब प्रथम नियम को, संधि नियम को ही हमें एक और तरीके से लिख सकते हैं। वो क्या है? दूसरा, कि किसी संधि पर आने वाली समस्त धारा का बीजगणितीय योग जाने वाली समस्त धारा के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बात क्लियर है? कितना आसान सा है। कह रहा है कि इस संधि पर जितनी धारा आएंगी उन सबका बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। यानी यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो आई इनकमिंग है, आने वाली धारा को हम क्या बोलेंगे? इनकमिंग करंट। आई इनकमिंग, आई इन बराबर जो है वो क्या है? आई आउट। ठीक है, मतलब आने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग जाने वाली धाराओं के बीजगणितीय योग के बराबर है। वही हो गया जैसे प्रीपेड मोबाइल में हम लोग जितने का रिचार्ज कराते हैं उतना ही बात कर पाते हैं। ठीक है, मतलब हम जितने का उसमें बैलेंस डलवाएंगे फोन में, प्रीपेड फोन में, हम उतने का ही क्या कर सकते हैं? बात कर सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से जितनी धारा इस बिंदु पर आएगी उतनी धारा चली जाएगी। ठीक है, इस बिंदु पर कोई भी धारा या कोई भी आवेश संचित नहीं होगा, स्टोर नहीं होगा, रुकेगा नहीं। बात क्लियर है? जितनी धारा आएगी उतनी धारा चली जाएगी। तो इसीलिए लिखे हैं कि आई इनकमिंग बराबर आई आउट गोइंग। और आई इनकमिंग कौन सा? मतलब कि समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग, जितनी भी धाराएं वहां पर आ रही हैं उनका बीजगणितीय योग। समेशन का मतलब ये हो गया, सिग्मा चिन्ह का मतलब ये हो गया कि आने वाली कुल धाराओं का योग, और यहां पर सिग्मा आउट का मतलब हो गया कि जाने वाली कुल धाराओं का योग। ये चीज हो गया। तो आने वाली कौन कौन सी धाराएं हैं आप देखकर बताइए। तो नीले रंग से जो आपको दिख रहा है वो सब आने वाली हैं। तो यहां पर लिखोगे I1 प्लस I2 प्लस I3। और जाने वाली कौन कौन सी हैं? जो ब्लैक से दिखाया गया है, एक और ये दो। तो कौन कौन सा है आपका? I4 प्लस I5। ठीक है, तो देख रहे हो ना आप कि आने वाली धारा का योग जाने वाली धारा के योग के बराबर है। यानी ये जो दूसरा वाला आपका कथन है इसको ये क्या कर रहा है? सेटिस्फाइड कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है। और अगर हम इसी को ऐसे लिखें I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 बराबर 0, मैंने पक्षांतर कर दिया। अब देखिए ये समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग हो गया। तो यानी समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0। यानी किसी भी संधि पर जो समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग होगा वो क्या होगा? शून्य होगा। यही आपका क्या है? किरचॉफ के नियम का प्रथम नियम या संधि नियम है। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जितनी धारा आती है उतनी धारा चली जाती है। इस पॉइंट पर कोई भी धारा या कोई भी आवेश रुकता नहीं है। तो इसीलिए जो प्रथम नियम है, प्रथम नियम वो आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, ये बहुविकल्पी प्रश्न पूछता है कि ऐसे दे देगा कि किरचॉफ का प्रथम नियम निम्न में से कौन से नियम का पालन करता है?
चार ऑप्शन दे देगा, लिख देगा आवेश संरक्षण का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, इनमें से कोई नहीं, ऐसे चार ऑप्शन दे देगा। तो आपको इसमें बताना रहेगा कि जो संधि का नियम है, संधि का नियम या किरचॉफ का प्रथम नियम है, वो कौन से नियम का पालन करता है, कौन से नियम का अनुसरण करता है। तो आपको बताना पड़ेगा कि आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता है। क्यों? क्योंकि संधि पर जितनी धारा आती है, संधि से उतनी धारा चली जाती है, संधि वाले पॉइंट पर कोई धारा रुकती नहीं है, यानी कोई आवेश वहां पर स्टोर नहीं होता है। बात क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। अब हम लोग दूसरे नियम को समझेंगे, ठीक है। तो पहले इसको इरेज कर लेते हैं, फिर हम लोग दूसरे नियम को समझते हैं। काफी हल्की हल्की बातें करेंगे, मजा आएगा, ठीक है। और इस पर आधारित आंकिक प्रश्न भी करेंगे। तो आइए पहले इसको इरेज कर लेते हैं। तो आइए अब हम लोग किरचॉफ के दूसरे नियम की बात करते हैं। तो यहां पर लिख लेते हैं द्वितीय नियम, ठीक है। तो द्वितीय नियम को क्या बोला जाता है? द्वितीय नियम को हम लूप नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? लूप नियम, ठीक है, लूप नियम, या फिर इसी को हम वोल्टता नियम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टता नियम, ठीक है। तो याद रखिएगा आप कि किरचॉफ का द्वितीय नियम बोले, चाहे हम लूप नियम बोले, चाहे हम वोल्टता नियम बोले, तो बात एक ही की हो रही है, ठीक है। तो द्वितीय नियम का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है, या फिर हमारी भाषा में कह लीजिए कि कहानी क्या है, तो पहले उसे लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो किसी परिपथ में किसी बंद पास को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड मेस। क्या बोलते हैं? क्लोज्ड मेस, या फिर इसी को क्या बोलेंगे? लूप। तो यहां पर जो ये लूप नियम लिखा है, तो ये लूप जो है अंग्रेजी शब्द है, और इसका हिंदी क्या होता है? बंद पास, ठीक है। तो बंद पास थोड़ा अजीब सा लग रहा है, इसलिए यहां पर लूप नियम मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। तो हिंदी थोड़ी कठिन होती ही है, फिर भी लोग हिंदी में सोचते हैं कि सरल है, लेकिन ऐसा नहीं, हिंदी जो है इंग्लिश की तुलना में कठिन है, ठीक है। तो क्लोज्ड मेस आर लूप अंग्रेजी में बोलते हैं। तो किसी परिपथ में किसी बंद पास के अनुदिश, ठीक है, विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जो कथन है, स्टेटमेंट है, वो काफी आसान शब्दों में है, लेकिन जो किरचॉफ का दूसरा नियम है, लूप नियम या वोल्टता नियम, ये ज्यादातर लोगों को समझ में नहीं आता। इसका कारण क्या है कि थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स है, जटिल है, लेकिन फिर भी मैं इसको सरल करने की कोशिश किया हूं। आप लोग ध्यान से देखिए कि मैं क्या बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें एक परिपथ बनाना होगा। तो आइए एक परिपथ बना लेते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक प्रतिरोध है और ये किसी बैटरी से इस प्रकार जुड़ा हुआ है, और इस तरीके से इसमें एक ये दूसरा प्रतिरोध भी इस प्रकार से जुड़ा है, ठीक है। और उसके बाद ये एक तीसरा प्रतिरोध है और ये एक दूसरी बैटरी से इस प्रकार से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम मान लेते हैं कि ये प्रतिरोध आपका R1 है, ये R2 और ये R3 है, ठीक। और ये जो बैटरी है, इसका विद्युत वाहक बल ε1, इसका विद्युत वाहक बल ε2 है। और इस परिपथ में जो पॉइंट्स हैं, जो बिंदु हैं, उनका हम नामकरण कर लेते हैं। हाँ, तो मान लेते हैं कि ये बिंदु A, B, ठीक है, ये क्या है? B, C, D, E एंड F। तो ये सब नामकरण भी हो गया। तो देखिए यहां पर एक शब्द प्रयोग बार बार हुआ है, बंद पास।
तो यहां पर जो ए बी सी एफ ए ये क्या है, एक बंद पाथ है, बंद पाथ, जिसको हम क्या बोलेंगे अंग्रेजी में, क्लोज्ड लूप, क्लोज्ड लूप, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, बंद पाथ, ठीक है, क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड मेश। अभी मैंने बताया था आपको कि क्लोज्ड लूप या क्लोज्ड मेश को हम लोग क्या बोलेंगे, बंद पाथ या फिर लूप बोलेंगे। बात क्लियर है, सब सारी चीजें एक ही चीज का नाम है, घबराने की कोई बात नहीं है। तो मतलब इस परिपथ में हम अगर ए बी सी एफ ए इस प्रकार से चलते हैं तो एक बंद आकृति मिलती है, और इसी बंद आकृति को हम क्या बोलते हैं, क्लोज्ड लूप, बंद पाथ या क्लोज्ड मेश लूप, समझ रहे हो, यही बोलते हैं हम। बात क्लियर है, बहुत ही आसान सा है। तो उसी तरीके से एफ सी डी ई एफ ये भी क्या है, एक क्लोज्ड लूप है। ए बी सी डी ई एफ ए ये भी क्या है, एक दूसरा क्लोज्ड लूप है। तो इस प्रकार आप समझ रहे होंगे कि बंद पाथ या लूप क्या है, ठीक है। तो एक बंद आकृति है जिसमें धारा क्या होती है, चल रही है, ठीक है। परिपथ में एक बंद आकृति या एक बंद पाथ जिसके ऊपर क्या हो रहा है, धारा चल रही है, तो वही आपका बंद पाथ है। तो हम इस द्वितीय नियम को इसमें अप्लाई कैसे करेंगे, लगाएंगे कैसे, तो उसके लिए दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहला आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई प्रतिरोध है और हम लोग उसमें धारा की दिशा में उस प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं, धारा की दिशा में उस प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं, तो इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का जो विभवांतर आएगा वो होगा माइनस आई आर के बराबर होगा। ये आर क्या है, ये प्रतिरोध है। कैसे माइनस आई आर के बराबर होगा, ये होगा उच्च विभव पर और ये होगा निम्न विभव पर, क्योंकि धारा किधर से किधर चलेगी, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर चलेगी, और रास्ते में प्रतिरोध पड़ रहा है तो प्रतिरोध को हम क्रॉस कर रहे हैं। तो जैसे ही हम प्रतिरोध को क्रॉस करते हैं वैसे ही क्या होता है, यहां पर विभव का पतन होता है। तो अंतिम में से प्रारंभिक जब घटाओगे तो क्या आएगा, यहां पर कम विभव, यहां पर उच्च विभव, तो कम विभव में से उच्च विभव को घटाओगे तो क्या आएगा, निगेटिव मिलेगा। तो इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या आएगा, निगेटिव। और वही अगर हम क्या करें कि प्रतिरोध को धारा की विपरीत दिशा में क्रॉस करें, मतलब धारा इधर जा रही है आई, और हम लोग प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं किस दिशा में, इधर, ठीक है, तो क्या होता है, प्लस आई आर होता है, क्योंकि इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का जो विभवांतर होगा प्लस आई आर के बराबर होगा, क्योंकि ये होगा आपका निम्न विभव पर और ये होगा आपका उच्च विभव पर। तो उच्च विभव में से निम्न विभव को घटाओगे तो क्या मिलेगा, पॉजिटिव। तो पहली बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है। और दूसरी बात क्या है, सेल के लिए, कि अगर मान लीजिए कि कोई सेल है या बैटरी है, तो उस सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से निगेटिव टर्मिनल की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो पॉजिटिव यानी उच्च विभव और निगेटिव यानी निम्न विभव, तो जो विभवांतर होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस एप्सिलॉन के बराबर होगा, क्योंकि निम्न विभव में से जब हम उच्च विभव को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ऋणात्मक मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है। और अगर इसका उल्टा कर दे, उल्टा मतलब कि अगर हम लोग निम्न विभव से उच्च विभव पर जाएं तो क्या होगा सेल में, तो उस समय हमें प्लस एप्सिलॉन लेना होगा। क्या लेना होगा, प्लस एप्सिलॉन लेना होगा। तो इतनी बातों को आपको याद रखना होगा द्वितीय नियम को समझने के लिए। ये जो इतनी बातें हैं, इन इतनी बातों को आपको याद रखना होगा दूसरे नियम को समझने के लिए, ठीक है। तो आइए इस परिपथ में हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम और द्वितीय नियम लगाते हैं। तो देखिए कि प्रथम नियम से हम क्या करेंगे, इस पूरे परिपथ में धारा किस दिशा में कितनी जा रही है इसको बना सकते हैं। जैसे कि सेल की प्रॉपर्टी या बैटरी की प्रॉपर्टी क्या है कि उसके पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है। तो मैंने दिखा दिया कि ये आपका पहली बैटरी थी तो उससे कितनी धारा निकल रही है, I1, और जितनी धारा निकलती है उतनी ही धारा प्रवेश भी करती है, ठीक है। तो यहाँ पर I1 धारा निकली और I1 मैंने प्रवेश भी करा दिया। इसी तरीके से इस वाले सेल से मान लेते हैं कि I2 धारा निकलती है और I2 भी प्रवेश भी करेगी। जिस सेल से जितनी धारा निकलेगी
उतनी ही धारा उसमें प्रवेश करती है, ये आपको डाउट नहीं होना चाहिए। तो पहले सेल से I1 धारा निकल रही है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, ठीक, और निगेटिव टर्मिनल में उतनी धारा प्रवेश कर जाएगी। उसी तरीके से बैटरी जो आपका यहाँ पर E2 दिख रहा है उसके पॉजिटिव टर्मिनल से I2 धारा निकलेगी और निगेटिव टर्मिनल पर I2 धारा प्रवेश कर जाएगी। तो देखो ये धारा चलकर आएगी इस प्रकार से यहां तक पहुंचेगी, ठीक है, I1 धारा यहां तक पहुंचेगी और ये धारा चल करके आएगी यहां पर पहुंचेगी I2 धारा। तो ये दोनों धाराएं मिलकर के किधर चली जाएंगी, इधर I1 प्लस I2 इस प्रकार से। तो देखो इस संधि पर किरचॉफ का नियम लग रहा है कि नहीं। आने वाली कौन कौन सी धारा थी, I1 और I2, जाने वाली क्या होगी, इन दोनों के योग के बराबर यानी I1 प्लस I2। तो किरचॉफ का प्रथम नियम यहां पर लगा। अब देखिए ये धारा I1 प्लस I2 यहां तक आएगी, ठीक, यहां तक क्या आ रही है, I1 प्लस I2 आ रही है और इधर क्या जा रही है, ऊपर I1 और नीचे क्या जा रही है, I2। तो संधि से जाने वाली धाराएं कौन कौन सी हैं, I1 और I2, और संधि पर आने वाली धारा कौन सी है, I1 प्लस I2। यानी संधि से जाने वाली कुल धाराओं का योग और संधि पर आने वाली कुल धाराओं का योग बराबर है। तो इस पॉइंट पर भी किरचॉफ का जो प्रथम नियम है लग रहा है, इस पॉइंट पर भी लग रहा है, मतलब इस परिपथ के प्रत्येक संधि पर क्या होगा, किरचॉफ का प्रथम नियम लगना चाहिए, आपको ये चेक करना पड़ेगा, ठीक। अब हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे, ठीक है। तो द्वितीय नियम कैसे लगाएंगे देखिए, तो उसके लिए आप कोई भी एक बंद पास या लूप इसमें चूज कर लीजिए। जैसे कि हम लोग ने ले लिया ABCFA, तो यहां लिखिए कि बंद पास ABCFA, तो यहां लिखते हैं ABCFA में, ठीक है। तो बंद पास ABCFA में हम लोग सबसे पहले डिसाइड करेंगे कि कौन से दिशा में हम चलें, ठीक है। तो दो दिशाएं हो सकती हैं, या तो आप ABCFA इस प्रकार चलिए, या तो इसका उल्टा चलिए AFCBA, ठीक है। यानी कि या तो आप क्लॉकवाइज चल सकते हैं, क्लॉकवाइज यानी वामावर्त चल सकते हैं, या तो आप एंटी क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त चल सकते हैं। तो हम मान लेते हैं कि हम क्लॉकवाइज चल रहे हैं। क्लॉकवाइज मतलब कि वामावर्त, मतलब जिस दिशा में घड़ी की सुइयां चलती हैं उस दिशा में चल रहे हैं, यानी A से शुरुआत कर रहे हैं फिर BCFA इस प्रकार से, ठीक है। तो शुरू करते हैं बिंदु A से चलना। तो बिंदु A पर विभव को हम मान लेते हैं कि कितना है, वो VA के बराबर, ठीक है। तो हम जैसे जैसे A से बढ़ना शुरू करेंगे आगे, तो रास्ते में एक प्रतिरोध पड़ेगा और उस प्रतिरोध को हमें क्रॉस करना है। अब देखिए धारा इधर आ रही है और हम धारा की विपरीत दिशा में प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं। तो अगर इस बिंदु और इस बिंदु के बीच का जो विभवांतर होगा कितना होगा, तो मैंने बताया था कि धारा की विपरीत दिशा में जब आप प्रतिरोध को क्रॉस करते हो तो क्या लेते हो, प्लस IR लेते हो, ठीक है। तो यानी विभव पतन कितना होगा, यहां पर इधर जाने पर प्लस IR के बराबर। तो यहां पर आप लिखोगे प्लस I1R1। क्यों प्लस I1R1, क्योंकि R1 में जो धारा है वो I1 है, इसलिए हमने I1 लिया, और कौन सा प्रतिरोध क्रॉस किया, R1 प्रतिरोध को, इसलिए R1 लिया। तो इस बिंदु से इस बिंदु तक जाने पर विभव घटेगा नहीं बल्कि क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इसीलिए क्या होगा, प्लस I1R1। अब आगे बढ़ते हैं तो हमारे रास्ते में सेल पड़ता है। तो सेल में आप देख रहे हो हम किधर से किधर जा रहे हैं, उच्च विभव से निम्न विभव की ओर। तो जब हम सेल में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाते हैं तो हम विभवांतर कितना लेते हैं, माइनस एप्सिलॉन के बराबर। तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस एप्सिलॉन1, क्योंकि इस सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो एप्सिलॉन1 है। फिर हम आगे आते हैं इस प्रकार से, कोई आपका प्रतिरोध नहीं, तो जब कोई प्रतिरोध नहीं तो कोई विभव पतन नहीं होगा, कोई सेल नहीं है तो भी विभव पतन नहीं होगा। तो यहां पर इन सभी पॉइंट्स पर क्या होगा, जो विभव होगा वो समान होगा। और जैसे ही हम यहां से यहां जाने की कोशिश करेंगे, अब देखिए हम इधर से इधर आ रहे हैं तो धारा इधर जा रही है, हम इधर आ रहे हैं, तो धारा की विपरीत दिशा में, तो धारा की विपरीत दिशा में जब हम प्रतिरोध को क्रॉस करेंगे तो क्या लेंगे, प्लस IR के बराबर। तो यहां प्लस, और इस प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1 प्लस I2, तो I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है, R2 है।
अब आगे बढ़ते हैं तो कोई प्रतिरोध नहीं, आगे बढ़ते हैं कोई प्रतिरोध नहीं, वापस से बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं। तो जब वापस से बिंदु ए पर पहुंच जाते हैं तो ये विभव क्या होगा, बिंदु ए पर विभव के बराबर होगा, और ये VA से VA आपका कट जाएगा और आपको क्या मिल जाएगा, यहां से देखिए I1 R1 माइनस एप्सिलॉन 1 प्लस I1 प्लस I2 ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू R2 बराबर 0। या फिर हम इसी को क्या कह सकते हैं, थोड़ा सा सरल करके पक्षांतर करके I1 R1 प्लस I1 प्लस I2 R2 बराबर एप्सिलॉन 1। ये आपका बन जाता है समीकरण नंबर 1 बन जाता है। ये क्या बन जाता है, आपका समीकरण नंबर 1 बन जाता है। ठीक है, तो आप एक चीज और भी देख सकते हो कि इस बंद पास में जब हम चल करके वापस उसी बिंदु पर आ गए जिस बिंदु से हमें चलना शुरू किया था, तो विभवांतर कितना मिला आपको, 0 मिला। ठीक है, तो यानी यहां पर क्या हो रहा है कि जो वैद्युत ऊर्जा का व्यय हो रहा है वो भी क्या है, आपका संरक्षित है। यानी ये जो द्वितीय नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम का अनुसरण करता है। तो इसलिए आप लोग ये याद रखिएगा कि ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। ठीक है, पालन करता है। जिस प्रकार से प्रथम नियम आपका वैद्युत आवेश संरक्षण के नियम का पालन करता था, ठीक उसी प्रकार से द्वितीय नियम जो है ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करता है। यह भी आपका बहुविकल्पी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रथम समीकरण। अब देखिए यहां पर आपको I1 और I2 का मान ज्ञात करना रहेगा किसी भी प्रश्न में। तो दो चर राशियां हैं, तो दो चर राशियों को हम लोग उसका मान ज्ञात करने के लिए हमें दो चर राशियों वाले दो रैखिक समीकरणों की जरूरत पड़ेगी। तो एक रैखिक समीकरण तो यहां मिल गया, लेकिन अब दूसरा रैखिक समीकरण कहां से मिलेगा, दो चर राशि वाला। तो हम दूसरा लूप चूज करेंगे, चाहे तो आप A B C D E F A चूज कर लो, चाहे तो आप ये छोटा सा एक और लूप है F C D E F चूज कर लो। तो हम लोग इसी छोटे वाले लूप को चूज करेंगे। तो यहां लिखते हैं बंद पास F C D E F में। तो इसमें भी हम लोग जो है किरचॉफ का दूसरा नियम लगाते हैं, जिस प्रकार से हम लोगों ने पहले वाले पास में लगाया था। ठीक है, तो F से चलना शुरू करते हैं। तो जब हम F से चलना शुरू करेंगे तो हम मान लेते हैं कि F पर विभव कितना है, VF है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जाना है और धारा की दिशा में प्रतिरोध को क्रॉस करना है। तो धारा की दिशा में जब प्रतिरोध को क्रॉस करेंगे तो -IR लेंगे, यानी विभव पतन होगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा। तो यहां पर -I1 प्लस I2 आपका R2। देखिए R2 प्रतिरोध में धारा कितनी है, I1 प्लस I2। अब आगे बढ़ते हैं तो कोई प्रतिरोध दिख ही नहीं रहा, तो विभव तो कोई अंतर नहीं आएगा। अब जैसे जैसे हम यहां पर पढ़ते हैं तो यहां पर पहुंचने के बाद क्या होता है कि बैटरी के या सेल के निगेटिव टर्मिनल से हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल पर जा रहे हैं। तो निगेटिव टर्मिनल से जब हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल पर जाते हैं तो क्या लेते हैं, प्लस एप्सिलॉन। तो यहां क्या हो जाएगा आपका प्लस एप्सिलॉन 2। अब आगे बढ़ते हैं तो देखिए धारा जो है, जिस दिशा में धारा जा रही है उसी दिशा में हम भी चल रहे हैं और प्रतिरोध को क्रॉस कर रहे हैं यहां से यहां। ठीक है, तो इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर क्या होगा, जब धारा की दिशा में चलेंगे तो -IR के बराबर होगा। तो माइनस धारा कितनी है I2 और प्रतिरोध कितना है R3, इस प्रकार से। ठीक है, और इसके बाद जब हम वापस बिंदु F पर आते हैं तो विभव फिर से क्या मिलेगा, VF के बराबर। तो ये VF से कट जाएगा और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, -I1 प्लस I2 ब्रैकेट में R2 प्लस एप्सिलॉन 2 माइनस I2 R3 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार से। अब इसी को हम लोग थोड़ा सा पक्षांतर वगैरह कर लेते हैं। तो यहां से आपका आ जाता है I1 प्लस I2 R2 प्लस I2 R3 बराबर एप्सिलॉन 2। ये समीकरण नंबर हमें 2 मिल जाता है। ठीक है, तो दो चर राशियां और दो
आपके समीकरण, तो उनको हल करके आप लोग क्या कर सकते हो, इन दोनों समीकरणों को हल करके I1 और I2 का मान निकाल सकते हो। तो इस प्रकार से हम लोग किरचॉफ के प्रथम और द्वितीय नियम को अप्लाई करके हम लोग किसी भी आंकिक प्रश्न को हल कर सकेंगे। तो पहले आप इस नियम को समझ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम इस पर एक आधारित आंकिक प्रश्न भी करेंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे आइए देखते हैं। हाँ, एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसी नियम को हम एक और तरीके से बोल सकते हैं। यहां पर आप देख रहे हो कि प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा का गुणनफल है कि नहीं। यहां पर भी देखिए प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा, प्रतिरोध और उसमें बहने वाली धारा। यहां पर देखिए कि R1 प्रतिरोध है, उसमें बहने वाली धारा I1 है, R2 प्रतिरोध है, उसमें बहने वाली धारा I1 प्लस I2 है, R3 प्रतिरोध है, उसमें बहने वाली धारा I2 है, ठीक है। और दूसरे बराबर के चिन्ह के दूसरी ओर क्या है, विद्युत वाहक बल है। तो इसी द्वितीय नियम को एक और कथन हम ऐसे कह सकते हैं कि किसी बंद पास में उपस्थित प्रत्येक प्रतिरोध और उनके संगत धाराओं के गुणनफलों का बीजगणितीय योग बराबर होता है उस बंद पास में उपस्थित विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर, ठीक है। तो यहां पर देखिए कि धारा और उसके संगत प्रतिरोध, धारा और उसके संगत प्रतिरोध का गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर है किसके, विद्युत वाहक बल के। यहां पर इस बंद पास में केवल एक ही विद्युत वाहक बल था, इसीलिए केवल ε1 है। दो ठो रहता तो उन दोनों के योग के बराबर रहता, ठीक है। तो कहने का तरीका अलग अलग है, लेकिन अंत में जाकर के कंक्लूजन जो है, निष्कर्ष जो है, सब एक ही है। तो पहले इसको इरेज करते हैं, फिर एक आंकिक प्रश्न करेंगे हम लोग जो कि एनसीईआरटी बुक का होगा, ठीक है। आंकिक प्रश्न आप लोगों के सामने है, बोर्ड पर आप ये फोटो देख रहे हैं। इस फोटो में आप लोगों को क्या करना है कि भिन्न भिन्न शाखाओं में जो धारा है उसको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन यहां पर हम लोग पूरा कर लेते हैं कि हमें क्या करना है कि भिन्न भिन्न शाखाओं में धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है हमें, धारा, ठीक है। और हम लोग किरचॉफ का नियम लगा करके क्या करेंगे, धाराओं को ज्ञात करेंगे। जैसे कि यहां पर आप देख रहे हो AB में धारा क्या होगी, AD में धारा क्या होगी, DC में धारा क्या होगी, BC में धारा क्या होगी, उसके बाद AE में धारा क्या होगी, ठीक है। तो हमें इन्हीं धाराओं को ज्ञात करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस फोटो में हमें दिख रहा है कि हमें धारा कहां से चल रही है और कहां जाकर के इंटर कर रही है, प्रवेश कर रही है, इन सब के बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम लगाते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सेल है उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकलती है हमेशा, ठीक है। तो मान लेते हैं कि इस पॉजिटिव टर्मिनल से कैपिटल I1 धारा निकल रही है और उसी सेल के निगेटिव टर्मिनल में कितनी धारा प्रवेश करेगी, जितनी धारा निकलती है उतनी धारा प्रवेश करती है। तो मैंने दिखा दिया कि इस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से I1 धारा निकली और इस सेल के निगेटिव टर्मिनल में I1 धारा प्रवेश कर गई और यही धारा चलती हुई आएगी और बिंदु A तक पहुंचेगी, ठीक है, I1 धारा। अब यहां से इस धारा को जाने के लिए दो रास्ते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा कि केवल AB वाले रास्ते पे चला जाए या केवल AD वाले रास्ते पे चले जाए। कुछ भाग होगा उस धारा का AB पे जाएगा और कुछ भाग होगा उस धारा का AD पे जाएगा। तो मान लेते हैं कि AB पे कितना चला गया, हमारा I2 धारा चली गई, ठीक है। मतलब ऐसे सोचो कि 5 एम्पियर का करंट चल करके यहां तक आया और 3 एम्पियर इधर चल गया, तो बचा हुआ 2 एम्पियर इधर जाएगा ना। तो यहां पर आप क्या लिखोगे कि I1 माइनस I2 इधर चला गया। बात क्लियर है। मैंने क्या किया कि मान लिया कि इधर I2 गया तो इधर कितना जाएगा, I1 माइनस I2 जाएगा। 5 एम्पियर की धारा कुल आ रही थी, 3 ऊपर गई तो नीचे कितनी जाएगी आपकी, 2 एम्पियर की जाएगी, ठीक है। तो यहां पर बिंदु A पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाकर देखो कि जाने वाली कौन कौन सी धाराएं हैं, ये और ये, इन दोनों का योग करो
तो I2 I2 से कटेगा और बचेगा क्या, I1। यानी I1 क्या है, आने वाली धारा, और सही है बिल्कुल, यहां पर फिट हो रहा है। अब ये I2 धारा आगे जाती है, बिंदु B तक पहुंचती है, फिर उसके बाद दो रास्ते फिर से आ जाते हैं उसके पास। तो मान लेते हैं कि इधर कितना चला गया, I3 धारा चली गई, तो इधर कितना जाएगा, इधर जा रहा था आपका, यहां से A से B तक आ रहा था I2, और B से C गया आपका I3, तो B से D आपका क्या जाएगा, B से D जाएगा आपका I2 माइनस I3। ठीक है, जाने वाली ये दोनों धाराएं हैं, इन दोनों को जोड़ो, आने वाली धारा के बराबर मिल जाएगा। जब इन दोनों को जोड़ते हो तो I3 से कट जाएगा, बचेगा क्या, I2। यही तो आने वाली धारा थी, यानी सही है यहां पर भी। अब देखिए इस बिंदु पर क्या हो रहा है, इधर से I1 माइनस I2 आ रहा है, इधर से I2 माइनस I3 आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा भैया, इन दोनों के योग के बराबर। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो I2 I2 से कट जाएगा और बचेगा क्या आपका, I1 माइनस I3। तो ये धारा कौन सी हो गई, I1 माइनस I3। अब देखिए I1 माइनस I3 धारा बिंदु C पर पहुंच रही है, I3 धारा भी बिंदु C पर पहुंच रही है, तो दोनों धाराओं का योग करेंगे, वही जाने वाली धारा के बराबर होगा। तो इसका और इसका योग करते हो तो I3 से कट जाता है, बचता है कितना, I1 धारा बिंदु C से निकल करके बैटरी के ऋण टर्मिनल में प्रवेश कर जाएगा। तो कितनी आसानी से हम लोग किरचॉफ का प्रथम नियम लगा करके इस परिपथ के भिन्न भिन्न शाखाओं में हम लोग धारा को बना लिए, बहुत ही आसान सा है। अब हम लोग किरचॉफ का द्वितीय नियम लगाएंगे और चूज करेंगे कोई एक बंद पास। तो चलिए हम लोग बंद पास चूज करते हैं, A B D A। तो इस बंद पास में हम चूज कर लेते हैं कि कौन से दिशा में चलें। हम मान लेते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहे हैं, आप एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हो। तो बिंदु A से चलना शुरू करते हैं। तो बिंदु A पर विभव को हमने क्या मान लिया, VA है। ठीक है, क्या मान लिया, VA विभव है। और उसके आगे जब बढ़ते हैं तो प्रतिरोध पड़ता है, तो प्रतिरोध को हम क्रॉस करेंगे धारा की दिशा में, तो कितना होगा, माइनस IR के बराबर। तो I यहां पर क्या है, I2 के बराबर, और R कितना है, 10 ओम, तो यहां पर कितना हो जाएगा, माइनस 10 I2। ठीक, अब इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बिंदु B तक आते हैं, कोई प्रतिरोध नहीं, उसके आगे बढ़ते हैं तो एक और प्रतिरोध, और धारा की ही दिशा में क्रॉस करना है, तो माइनस IR फिर से, और I का मान कितना है, I2 माइनस I3, और R का मान कितना है, 5 ओम, तो यहाँ 5 I2 माइनस I3 ये हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बिंदु D पर पहुंचते हैं, फिर इधर घूमेंगे तो देखिए धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, प्लस लेंगे। जब धारा की विपरीत दिशा में चलेंगे तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल, तो प्रतिरोध आपका 5 ओम है और धारा कितनी है उसमें, I1 माइनस I2 है। ठीक है, और इसके बाद आपका इसमें कोई विद्युत वाहक बल तो है नहीं, तो यहां पर यही क्या होगा, बिंदु A पर वापस से आ गए तो ये हो गया। ठीक, तो VA से कट गया, और यहां क्या बचा आपका, माइनस 10 I2 माइनस 5 I2, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 I3 प्लस 5 I1 और माइनस 5 I2 बराबर 0। ठीक है, तो I2 और I2 मिलकर के हो जाएगा माइनस 20 I2। ठीक है, माइनस 20 I2 और प्लस 5 I3 और प्लस 5 I1 बराबर 0। तो 5 से हम भाग दे सकते हैं, तो कितना आएगा, माइनस 4 I2 प्लस I3 और उसके बाद प्लस I1 बराबर 0। तो यहां से I1 बराबर हम लिख सकते हैं, I1 बराबर 4 I2 माइनस I3, पक्षांतर करके हम लोग I1 का मान यहां से लिख सकते हैं। तो इसको समीकरण 1 बना लेते हैं। अब हम लोग जिस तरीके से बंद पास ABDA में हम लोगों ने वोल्टता नियम लगाया, ठीक उसी तरीके से हम दूसरा कोई बंद पास लेते हैं। तो मान लीजिए कि अब बंद पास BCDB लेते हैं, और इसमें हम लोग फिर से घड़ी की सुइयों की दिशा में ही चलते हैं, यानी क्लॉकवाइज वामावर्त दिशा में चलते हैं। तो जो दूसरा समीकरण हमें प्राप्त होगा वो क्या होगा, तो बिंदु B से चलना हम लोग शुरू करते हैं। तो पहले यहां लिख लेते हैं कि बंद पास BC
डी बी में। ठीक है, तो बिंदु बी से ही चलना शुरू करते हैं। तो बिंदु बी पर विभव क्या होगा, वी बी मैंने मान लिया। और उसके बाद आगे हम जब बढ़ेंगे प्रतिरोध पढ़ेगा, धारा की दिशा में हम प्रतिरोध को क्रॉस करेंगे तो क्या लेंगे, माइनस आई आर, धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल। तो धारा I3 है और प्रतिरोध 5 है, तो 5I3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बिंदु सी तक आते हैं। बिंदु सी से आगे बढ़ते हैं तो धारा इधर जा रही है, हम इधर जा रहे हैं, धारा के विपरीत दिशा में प्रतिरोध क्रॉस कर रहे हैं, तो क्या लेंगे, प्लस आई आर। तो धारा कितनी है, I1 माइनस I3 और प्रतिरोध 10 ओम है, तो 10 I1 माइनस I3। इसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो धारा नीचे की ओर आ रही है, हम ऊपर जा रहे हैं, तो क्या लेंगे, प्लस और प्रतिरोध कितना है 5 और उसमें बहने वाली धारा I2 माइनस I3। ठीक है, और इस परिपथ में या इस बंद पास में कोई भी विद्युत वाहक बल नहीं है, तो बराबर बिंदु बी पर ही पहुंच गए। वीबी से कट गया और पक्षांतर वगैरह कर लें और हल कर लें इसे, तो माइनस 5I3 प्लस 10I1 माइनस 10I3 प्लस 5I2 और माइनस 5I3 बराबर 0। इस प्रकार से हो जाएगा। और I3 और I3 तो कितना हो जाएगा, 20। कुल मिलाकर कितना हो जाएगा आपका, माइनस 20I3 और I1 यहाँ पर है, I2 यहाँ पर है, तो प्लस 10I1 और प्लस 5I2 बराबर 0। 5 से भाग दे दें तो 4I3 माइनस लगा के प्लस 2I1 और प्लस I2 बराबर 0। इस प्रकार से हो जाता है। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाता है, समीकरण नंबर 2 हो जाता है। चूंकि हमारे पास 3 चर राशियां हैं, I1, I2, I3, इसलिए हमें 3 समीकरण की जरूरत पड़ेगी। अभी तो हमारे पास 2 ही समीकरण मिला, अब हम लोग तीसरा समीकरण भी निकाल लेते हैं। तो तीसरा समीकरण हम लोग देखिए यहां पर निकालते हैं। ठीक है, तीसरा समीकरण भी हम लोग निकाल लेते हैं। देखिए, तो तीसरा समीकरण के लिए हम लोग तीसरा लूप लेते हैं, ए डी सी, यहां पर बिंदु ई और वापस ए। तो यहां पर लिखते हैं कि बंद पास, क्या लिखते हैं, बंद पास ए डी सी ई और वापस से ए में। ठीक है, यहां पर, और इसमें भी हम लोग क्या चलते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं। ठीक है, तो देखिए ए से चलना शुरू करते हैं तो क्या लिखेंगे, वी ए विभव। आगे धारा की दिशा में तो माइनस प्रतिरोध गुणे धारा, तो प्रतिरोध 5 है और धारा I1 माइनस I2 है उसमें। ठीक, उसके आगे बढ़ते हैं, धारा की ही दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस प्रतिरोध 10 ओम है और धारा कितनी है, I1 माइनस I3 है। ठीक, और उसके बाद देखिए इस प्रकार से, तो अब हम लोग माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल पर जाएंगे। तो जब माइनस टर्मिनल से प्लस टर्मिनल पर जाएंगे तो क्या लेंगे, प्लस एप्सिलॉन, यानी प्लस 10 वोल्ट हो जाएगा यहाँ पे। फिर उसके बाद प्रतिरोध पड़ेगा रास्ते में और धारा की दिशा में चल रहे हैं, तो माइनस आपका धारा कितनी है, I1 और प्रतिरोध 10 है, तो 10I1 और बराबर वापस से कहाँ आ जाएंगे, ए पर, तो VA हो जाएगा। तो VA से VA को काट लेते हैं और इसको हल करते हैं, तो माइनस 5I1 और ये माइनस चिन्ह की वजह से प्लस हो जाएगा 5I2। ठीक है, फिर माइनस 10I1 और माइनस माइनस प्लस 10I3, इस प्रकार से। और यहाँ पर आपका प्लस 10 और माइनस 10I1 ऐसे होगा। इसको अब थोड़ा हल करते हैं, सरल करते हैं, और ये किसके बराबर हो गया, 0 के बराबर। तो I1 तो 10, 20 और 5 25, तो यहाँ पर हो गया 25I1। ठीक है, और I2 5I2 और I3 10I3, इस प्रकार से। और ये 10 है आपका, उसको उधर पक्षांतर कर दिए, माइनस 10 उधर हो जाता है। 5 से भाग दे सकते हैं, तो यहाँ 5I1 और यहाँ पर क्या हो गया आपका, केवल I2 और यहाँ पर 2I3 बराबर -2। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 3।
ठीक है, तो तीनों समीकरण हमें मिल गए। अब इन तीनों समीकरण की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, I1, I2 और I3 का मान निकालेंगे। तो यहां से देखिए, अगर हम इस I1 का मान I2 में रख दें और I1 का मान I3 में रख दें तो जो 3 चर वाले रैखिक समीकरण थे वो 2 चर वाले रैखिक समीकरण में बदल जाएंगे। तो यहां पर देखिए, इसका मान मैंने इसमें रख दिया, तो जब इसमें रखा मैंने तो हमें ये समीकरण क्या हो जाएगा, इस प्रकार से -4I3 प्लस I1 का मान मैंने क्या रख दिया, 4I2 माइनस I3, तो 2 पहले से था, गुणा हो जाएगा तो 8I2 हो जाएगा, और उसके बाद -2I3 होगा और प्लस I2 बराबर 0। इसको हल करिए थोड़ा, तो I3 और ये I3 मिलकर के 6 हो जाएगा I3, और ये दोनों आपका क्या हो जाएगा 9I2 बराबर 0। तो यहाँ से आपका जो होगा 9I2 बराबर 6I3, या फिर हम इसी को क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ पर हो जाएगा 6/9I3, ठीक है, 6/9I3। इसी को काट कर अगर लिखना चाहोगे तो I2 का मान क्या होगा, अगर काटते हो तो ऊपर 3 से काटोगे 2 बार जाएगा और यहाँ 3 बार जाएगा, 2/3I3 आ जाएगा। तो ये I2 का मान आ जाता है यहाँ से, ठीक है, ये क्या आ जाता है, I2 का मान आ जाता है। और यही मान अगर हम इसमें रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखिए यही मान अगर हम इसमें रख देते हैं तो हमें समीकरण क्या मिल जाता है, यहाँ पर देखिए I1 का मान तो 4I2 माइनस I3 रखना है, तो यहाँ पर -5 पहले से है और उसमें मैंने रख दिया I1 का मान 4I2 माइनस I3, ठीक है, प्लस I2 प्लस 2I3 माइनस 2, ठीक, गुणा कर लीजिए तो -20I2 हो जाता है और माइनस माइनस प्लस 5I3 हो जाता है, और ये I2 होगा ये 2I3 माइनस 2, ठीक है। तो I2 यहाँ पर कितना आ जाएगा, -19, ठीक है, और ये दोनों आपका जुड़ जाएगा तो कितना होगा 7I3 बराबर -2। इस प्रकार से हो गया। यहाँ पर देखिए I2 का मान कितना है, 2/3I3 है, तो यहाँ पर -19 गुणे 2/3I3, ठीक है। I2 का मान यहाँ पर देखिए कितना है, 2/3I3, तो यहाँ पर मैंने उसका मान रख लिया, ठीक है। तो यहाँ पर हम एरो लगा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैंने यहाँ पर कहाँ का मान उठा करके रखा है, ठीक है। तो ये हो गया, और प्लस 7I3 बराबर -2, ये हो गया। तो 19 दूना 38 हो जाता है, और 3 का जब लसा लेते हैं तो 7 त्रिक 21 होता है, ठीक है। तो -38 और 21 जब जोड़ोगे कितना आएगा, यहाँ पर 7 बचेगा, यहाँ पर आपका कितना बचेगा 1, यानी 17 हो जाएगा, ठीक है, प्लस 17, ठीक है। तो यहाँ पर आपका हो जाता है -17, कितना आएगा, -17 आएगा, ठीक है। तो -17I3/3 बराबर -2। तो यहाँ से आपका जो I3 का मान आ गया वो कितना आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल, 6/17 एम्पियर। ये क्या आ गया, I3 का मान आ गया, ठीक है, I3 का मान। तो I2 का मान क्या होगा, यहाँ पर देखो I2 का मान क्या होगा, 2/3 गुणे 6/17, तो 3 से कटेगा तो आएगा आपका 4/17 एम्पियर, ठीक है। I2 का भी मान आ जाएगा, और जब I2 का मान आ जाएगा तो आप लोग यहाँ पर देखो I2 और I3 रख करके I1 का भी तो मान निकाल सकते हो। तो I2 और I3 का मान रख के I1 का निकालोगे, कितना आएगा, I1 बराबर 4I2, यानी 4 गुणे I2 का मान कितना है, देखिए 4/17, ठीक है, 4/17 माइनस I3 कितना है, 6/17, ठीक। तो कितना आ गया, 4 चौका 16/17 माइनस 6/17 बराबर 10/17 एम्पियर। ये आपका आ गया I1 का मान। तो I1, I2, I3 तीनों मान निकल गए। तो देखिए प्रत्येक शाखा में धारा अगर निकालनी होगी तो AB में धारा कितनी है, I2। AB में धारा कितनी है, यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो आप, AB में धारा है I2, और जो कि बराबर है I2 का मान, यहाँ पर देखिए 4/17 एम्पियर के, 4/17 एम्पियर, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि BC में धारा कितनी है, BC, तो BC में धारा जो है I3 है, ठीक है,
I3, और I3 का मान कितना आया था, हम लोगों ने सबसे पहले ही निकाला था I3 का मान। वो मान कहां पर है, 6/17 एम्पियर। कितना है, 6/17 एम्पियर। उसी तरीके से अगर हम बात करें CD में धारा कितनी होगी, ठीक है, तो यहां पर लिखते हैं CD में जो धारा है देखिए कितनी है, I1 माइनस I3। CD में जो धारा है I1 माइनस I3 है, तो I1 माइनस I3, तो I1 का मान कितना है, देखिए I1 का मान हम लोगों ने यहां निकाला था 10/17 और I3 का मान 6/17, तो घटाओगे कितना आएगा, 4/17 एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार से। उसी तरीके से आप अगर AD का मान निकालना चाहो कि AD में धारा कितनी है, AD, तो AD में जो धारा होगी वो I1 माइनस I2 है। कितनी है, I1 माइनस I2, तो I1 में से I2 को घटाना है, तो I1 10/17 और I2 4/17, तो कितना आएगा आपका, 6/17 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, और BD में धारा निकालनी है, BD में, तो BD में धारा कितनी होगी आपकी, I2 माइनस I3। कितनी है, I2 माइनस I3, तो I2 देखो कितना है, I2 आपका 4/17 है और I3 कितना है, 6/17 है। तो इस प्रकार से जो आपका आएगा I2 माइनस I3 करने पर कितना हो जाएगा, 2/17 एम्पियर। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। बात क्लियर है यहां पर। तो प्रत्येक शाखा में आप धारा निकाल सकते हो यहां पर, ठीक, I1 I2 I3 का मान आ जाने पर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार खुद से भी कोशिश करिएगा इसे करने का। मैं वादा करता हूं आप लोगों को कि बहुत आसानी से चीजें समझ में आएंगी। आप भी खुद से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को ये। तो आज हम लोगों ने आप लोगों को किरचॉफ का नियम, प्रथम नियम और द्वितीय नियम समझाया, और साथ ही साथ NCERT बुक का एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी उस पर सॉल्व कराया। तो आज आप लोगों को ये सब सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, ऐसा ही मैं उम्मीद करता हूं। फिर भी अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए है, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। अब आप लोगों से हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।